तो किसानों से जुड़े बिल के विरोध में खड़ी कांग्रेस आज क्या करने वाली है, पूरी खबर जानिए सिर्फ 1 मिनट में। संसद में पास 3 कृषि बिलों के खिलाफ आज कांग्रेस ने भारत बंद बुलाया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बीती शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर मशाल जुलूस निकाला और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। पंजाब के किसानों ने कल से 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। किसानों के विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए फिरोजपुर डिवीजन ने स्पेशल ट्रेनों के आने जाने पर रोक लगा दी है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा, वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसकी मर्यादा अनेकों बार तार-तार हुई है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली और विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है, वो संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। अति दुखद। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्षी दलों की राजनीति को दिशाहीन बताया। विपक्षी दलों का राजनीति दिशाहीन हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए मुंबई में आज का दिन गहमा गहमी भरा रहेगा। 60 सेकंड में जानिए क्या ताजा अपडेट है। मुंबई में आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ करेगी। कल शाम रकुलप्रीत ने कहा कि वो एनसीबी के सवालों से भाग नहीं रही हैं। रकुलप्रीत ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उन्हें कथित तौर पर भेजे गए समन न तो मुंबई में मिले न हैदराबाद में, जबकि एनसीबी अधिकारियों ने कहा था कि रकुलप्रीत सिंह से फोन और अन्य माध्यमों से संपर्क किया गया था। एनसीबी ने कहा है कि रकुलप्रीत ने जांच में सहयोग की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम लिया था। इसके अलावा आज दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इसी के साथ एनसीबी ने करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में कल फैशन डिजाइनर और मॉडल सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी से पूछताछ की। एनसीबी ने सिमोन खंबाटा से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कल रात मुंबई पहुंची। दीपिका समेत 3 हीरोइंस ने एनसीबी की पूछताछ अब शनिवार को होगी। फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कल रात अपने पति रणवीर सिंह के साथ मुंबई अपने घर पहुंची। दीपिका पादुकोण गोवा में थी। कल रात वो चार्टर प्लेन से मुंबई आई और जांच में एनसीबी को सहयोग करने की बात कही। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से एनसीबी शनिवार को पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। शनिवार को ही एनसीबी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ करेगी। दीपिका का एक कथित व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें दीपिका अपनी मैनेजर से माल के बारे में बात कर रही है। एनसीबी को इस चैट के बारे में जानकारी हासिल करनी है। ये भी तय करना होगा कि इन आरोपों और चैट में कितनी सच्चाई है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 23 तारीख को मुंबई में सारा के घर जाकर समन दिया था। हालांकि सारा अपनी मां अमृता के साथ गोवा में रहती हैं। वो पूछताछ में शामिल होने गोवा से आई हैं। कंगना रनौत से जुड़े मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सिर्फ 1 मिनट में आपको अपडेट बताते हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की बीएमसी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर आज फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कंगना ने ये याचिका अपने ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स में तोड़फोड़ के खिलाफ लगाई थी। कल इसी केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कंगना को ऑफिस तोड़ने में बीएमसी ने जितनी तेजी दिखाई, उतनी तेजी अगर दूसरे कामों में दिखाई देती तो मुंबई में इतने हादसे नहीं होते। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत और बीएमसी ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद कंगना ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा, माननीय हाईकोर्ट, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुंबई की बरसात में मेरा घर गिर रहा है। आपने मेरे टूटे हुए घर के बारे में इतना सोचा, ये मेरे लिए बहुत है। मेरे घावों पर मरहम लगाने के लिए धन्यवाद। मुझे वो सब वापस मिल गया जो मैंने खोया। वहीं दिल्ली दंगे भड़काने के आरोपी को कौन बचाना चाहता है, आप देखिए 60 सेकंड्स में। दिल्ली हिंसा की साजिश रचने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद 200 शिक्षाविदों, फिल्म निर्माताओं और लेखकों ने उमर खालिद की रिहाई की मांग की।
इन मशहूर हस्तियों में मीरा नायर, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष और सलमान रुश्दी के अलावा अमेरिका के दार्शनिक और लेखक नोम चॉम्स्की भी शामिल हैं। कल उमर खालिद की दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी हुई थी। यूएपीए के तहत स्पेशल सेल ने खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। वो 10 दिन के पुलिस रिमांड पर था। कल रिमांड खत्म होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनमें 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 के करीब लोग घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से विवादों में हैं। 1 मिनट में इसकी वजह जानें। केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, कश्मीरी ना तो खुद को भारतीय मानते हैं और ना ही भारतीय होना चाहते हैं। इसके बदले वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। अगर आप कश्मीरियों से बात करें तो कई लोग चाहेंगे कि चीन भारत में आ जाए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से पहले तक फारूक अब्दुल्ला कई बार आतंकियों के लिए कुर्बानी शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में 370 हटाए जाने पर फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जो किया वो ताबूत में आखिरी कील था। बीजेपी ने इस पर सख्त ऐतराज जाहिर किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐसा कहा है कि कश्मीर के लोग चाहेंगे कि चीन उन पर राज करे, तो ये पूर्ण रूप से इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई भी भारतीय कभी भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देंगे। आज उनकी जयंती है। आज भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए कल प्रधानमंत्री ने लिखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श हमें गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने की प्रेरणा देते हैं। उनकी जयंती पर 25 सितंबर की सुबह 11 बजे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 104वें जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। 25 सितंबर 2016 को पैदा हुए दीनदयाल उपाध्याय को बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा का सूत्रधार भी कहा जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। दीनदयाल उपाध्याय आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से हिंदुत्व कार्ड खेला है। क्या है इसकी वजह? 60 सेकंड में जानिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस बार हर दुर्गा पूजा समिति को 50-50 हजार रुपए की मदद देंगी। बंगाल में करीब 37,000 दुर्गा पूजा समिति हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कोविड महामारी के चलते ये वक्त सभी के लिए कठिन रहा है। राज्य की प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50-50 हजार रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। ये भी निर्णय किया गया है कि कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम और राज्य विद्युत बोर्ड पूजा समितियों को 50% छूट उपलब्ध करवाएंगे। ममता बनर्जी ने समितियों से कहा है कि महामारी को देखते हुए वो खुले पंडाल लगाने की तैयारी करें और सुनिश्चित करें कि पंडालों में लोग मास्क लगा कर आएं। इससे पहले भी ममता बनर्जी राज्य के हिंदुओं के लिए कई घोषणाएं कर चुकी हैं। इनमें पुजारियों को भत्ता और पूजा समितियों को मदद शामिल है। बेंगलुरु में हुई हिंसा को लेकर एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की। कौन सा साजिशकर्ता गिरफ्तार हुआ है, ये जानिए 1 मिनट में। बेंगलुरु में हुई हिंसा को लेकर एनआईए ने 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। कल बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली इलाके में कार्रवाई की गई। इस दौरान सईद सादिक अली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वो बैंक में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता है। सादिक को हिंसा केस में अहम साजिशकर्ता माना जा रहा है। रेड के दौरान कई ठिकानों पर एयर गन, पैलेट, घातक हथियार, लोहे के रॉड, डिजिटल डिवाइस और एसडीपीआई और पीएफआई की डीवीडी बरामद हुई। बेंगलुरु में 11 अगस्त की शाम को हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान 2 थानों सहित कांग्रेस के स्थानीय विधायक के मकान को निशाना बनाया गया था।
कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद लोग भड़क गए थे। हिंसा के दौरान 500 से ज्यादा सरकारी और निजी वाहनों में आग लगा दी गई। लोगों पर काबू करने के लिए हुई फायरिंग में कुछ मौतें भी हो गई थीं। पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच टीम के मुताबिक हिंसा सुनियोजित थी।